राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, आज की कहानी माधवी शर्मा की लिखी हुई कहानी है जिसका नाम है एक अनोखा विवाह। तो कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रेवती था, जिसकी उम्र 15 वर्ष थी और वो बहुत गरीब परिवार से थी। वो 3 बहनें थीं और अपने माता पिता के साथ रहती थी। उनके पिता बहुत कम पैसे कमाते थे। उन पैसों में उनका परिवार का खर्च नहीं चल पाता था। इसलिए रेवती और उसकी माँ दोनों एक ठाकुर के यहाँ काम किया करती थी। उसी गांव के बगल में एक और गांव था। उस गांव के ठाकुर का नाम बलवंत सिंह था और उनकी पत्नी का नाम कल्याणी देवी था। उनका एक बेटा था जिसका नाम था अधिराज। एक दिन बलवंत और कल्याणी मंदिर गए। वहाँ पंडित जी से बलवंत ने अपने बेटे अधिराज की कुंडली दिखाई तो उनको पता चला कि अधिराज की जीवन आयु बहुत कम है। ये सुन बलवंत और कल्याणी बहुत घबरा गए क्योंकि उनका सिर्फ एक ही बेटा था और वो अपने इकलौते बेटे से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने पंडित जी से कहा, आप इसका कोई हल बताइए, जो चाहिए होगा वो हम आपको देंगे, बस आप हमारे बेटे को किसी तरह से बचा लीजिए। पंडित जी ने कहा, इसका हल हम निकालते हैं और कल आपकी हवेली पर आकर आपको बताते हैं। और हाँ, आप चिंतित मत होइए, इसका हल हम जरूर निकाल लेंगे। यह सुनकर बलवंत और कल्याणी दोनों की चिंता थोड़ी सी कम हुई और फिर दोनों अपनी हवेली लौट आए। अगले दिन सुबह बलवंत और कल्याणी दोनों पंडित जी के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर कुछ ही समय बाद पंडित जी हवेली पहुँचे और पंडित जी को देखकर बलवंत और उनकी पत्नी कल्याणी खड़े हो गए और पूछने लगे, पंडित जी, कोई उपाय मिला क्या? पंडित जी बोले, जी हाँ, मिल गया है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक कुआं है जहाँ आपकी पुश्तों ने यानी आपके घर के बड़ों ने पहले के समय में बहुत लोगों को मारकर उसमें डाल दिया था। इसलिए उन लोगों को कभी आत्म शांति नहीं मिली। इसलिए अधिराज को वहाँ पर उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी होगी और उसके बाद एक लड़की को ढूंढना होगा जिसका भाग्य ईश्वर ने अपने हाथों से लिखा होगा। इससे होगा यह कि उस लड़की के भाग्य से आपका लड़का जीवित रहेगा। कल्याणी बोलती है, लेकिन उस लड़की को हम पहचानेंगे कैसे? तो पंडित जी कहते हैं, पूजा के बाद हवेली जाने में जो लड़की सबसे पहले मिलेगी, समझिए कि वही लड़की है जो अधिराज ठाकुर की जिंदगी बचा सकती है। क्योंकि जिन लोगों को कुएं में डाला गया था उसी का श्राप चढ़ा हुआ है अधिराज पे। इसलिए शांति पूजा के बाद वो माफ़ कर देंगे और अधिराज को उस लड़की से मिलवा देंगे जिसकी वजह से वह जीवित रह सकता है। बलवंत और कल्याणी कहते हैं, पंडित जी, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए, लेकिन हमारा पुत्र जीवित रहना चाहिए बस। बलवंत कहते हैं, एक काम कीजिए पंडित जी, ये शांति पूजा कल ही करवा दीजिए आप और चिंता मत कीजिए, पूरी तैयारी हम करवा देंगे। बस आप बिना समय गवाए जल्दी से ये पूजा शुरू कीजिए पंडित जी, क्योंकि ये हमारे इकलौते बेटे अधिराज की ज़िंदगी का सवाल है। पंडित जी ने कहा, जी बिल्कुल। शाम हो गई थी और अधिराज घर आए। तभी उन्होंने माँ की तरफ देखा और उनकी माँ उन्हें बहुत चिंतित दिखाई दी। तो अधिराज ने अपनी माँ की चिंता का विषय पूछा। तभी कल्याणी ने अधिराज को सारी बात बताई। लेकिन अधिराज एक पढ़े लिखे इंसान थे और एक कम उम्र लेकिन बहुत अच्छे वकील थे। वे अपनी मेहनत और लगन से सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में ही बहुत नाम कमा लिए थे, बहुत कामयाबी हासिल की थी। वो माँ की बातों को अनसुना कर रहे थे और सब अंधविश्वास कहकर उसको भूल जाने के लिए कह रहे थे। तभी बलवंत आए और सारी बातें बताकर कहा कि कल पूजा में बैठ जाइएगा और शांति पूजन कर लीजिएगा। अधिराज चुपचाप अपने पिता की बात सुन लिए और पूजा करने के लिए मान गए, क्योंकि वो अपने पिता की कोई बात नहीं टालते थे और अपने पिता की बहुत इज्जत किया करते थे। अगले दिन शाम को पंडित जी पूजा की सारी तैयारी करके हवेली आए और सभी को कुएं के पास चलने को कहा। बलवंत के 3 भाई और 3 भाभी भी थी, पर उन सबको बस एक एक बेटी ही थी। अधिराज घर का इकलौता बेटा था, इसी वजह से वो सबका लाडला भी था।
सब कुएं के पास गए, वहाँ पूजा हुई और फिर सब वहाँ से वापसी के लिए निकल पड़े। तभी रास्ते में रेवती दौड़ी दौड़ी अधिराज और उसके परिवार की गाड़ी के सामने आ गई। तभी अधिराज ने गाड़ी रोकी और कल्याणी ने उतरकर रेवती को उठाया और पूछने लगी, बेटा आपको कहीं लगी तो नहीं? रेवती ने कहा, नहीं मालकिन, नहीं लगा, क्षमा कर दीजिए, हम आपकी गाड़ी के सामने आ गए थे। कल्याणी ने कहा, नहीं नहीं, आप जाइए घर अच्छे से। फिर रेवती वहाँ से चली गई और कल्याणी भी गाड़ी में आकर बैठ गई। फिर अधिराज पूरे परिवार के साथ घर आ गए। कल्याणी बोलती है, सुनिए जी, आपने उस लड़की को जाने कैसे दिया? वो वही लड़की थी, आपने सुना नहीं था पंडित जी ने क्या कहा? बलवंत बोले, पागल हैं क्या आप? एक ऐसी लड़की से हम अपने राजकुमार की शादी करेंगे? बिल्कुल नहीं कल्याणी जी, हम बिल्कुल अपने बेटे की शादी उसके साथ नहीं करेंगे। तभी कल्याणी बलवंत की ये बातें सुनकर नाराज और चिंतित हो जाती है और जाकर सबको बताती है कि पंडित जी ने शादी करने के लिए बोला था और वो लड़की वही होगी जो वापसी में सबसे पहले हमें मिलेगी। कल्याणी की बातें सुनकर पूरे परिवार वालों को चिंता हुई और बलवंत के तीनों भाई बलवंत से कहते हैं कि जाओ उस लड़की को लेकर आओ और हमारे बेटे से उसकी शादी करवाओ। बलवंत बोलते हैं, लेकिन भाई साहब, तीनों भाई, लेकिन कुछ नहीं, जो पंडित जी ने कहा है वही कीजिए, जाइए जल्दी से। तभी सबके इतना बोलने पर बलवंत उनकी बात मान गए और लड़की का पता लगाने को कहते हैं। और फिर बलवंत लड़की के पूरे परिवार से मिलते हैं और देखते हैं कि उन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बहुत मुश्किल से खा पी सकते हैं। लेकिन पंडित जी की बात को देखते हुए उनके पास जाते हैं। बलवंत को देखकर रेवती के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बलवंत ठाकुर आप यहाँ? बलवंत कहते हैं, हाँ, वो तुम लोगों से यह कहना चाहते हैं कि तुम्हारी बड़ी बेटी से हम अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं। बलवंत ठाकुर थोड़ा हाँफते हुए बोलते हैं, तो एक काम करो, तुम अपनी बेटी को हमारे साथ भेज दो और किसी को कभी भी मत बताना कि तुम हमारी बहू के माता पिता हो। रेवती की माँ, लेकिन ठाकुर साहब, बलवंत बोलते हैं, लेकिन क्या? बदले में हम तुम्हें 50,000 रुपये भी देंगे। वैसे भी हमें लगता है कि तुम्हें रुपयों की सख्त ज़रूरत है। बलवंत की ये बात सुनकर रेवती के पिता के मन में लालच आ जाता है और वो मान जाते हैं। रेवती की माँ कहती है, लेकिन रेवती के बापू? रेवती के पिता कहते हैं, अरे रेवती की माँ, एक तो हमारी बेटी रानी बनकर रहेगी वहाँ और दूसरा हमें पैसे भी मिल जाएंगे, उससे हम कुछ काम शुरुआत कर लेंगे और हमारी हालत अच्छी हो जाएगी। ये सुनकर रेवती की माँ भी चुप हो जाती है और अपनी बेटी को बलवंत ठाकुर के साथ भेज देती है। हवेली पहुँचते ही रेवती देखती है कि बहुत बड़ी हवेली है और वहाँ पे अधिराज की 3 बहनें खड़ी थी। तीनों का नाम विद्या, सुनैना, रीवा, जिसमें विद्या और सुनैना बहुत शाही तरीके से रहना पसंद करती थी और वहीं रीवा बहुत सादे ढंग से रहती थी और उसका स्वभाव भी बहुत नरम था। रेवती बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत थी। कम उम्र और रहन सहन अलग होने की वजह से वो सबको अच्छी नहीं लगी, लेकिन रीवा फिर भी बहुत प्रेम और स्नेह के साथ उसको अंदर लेकर गई और अपने कमरे में ले जाकर कहा, आप यहाँ रह सकती हैं। शाम को अधिराज घर आते हैं और बलवंत और पूरा परिवार शादी के बारे में अधिराज से बात करते हैं। अधिराज शादी के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन पूरे परिवार के कहने पर उन्हें शादी के लिए मानना पड़ता है। अगले दिन बलवंत और कल्याणी पंडित जी को बुलाकर शादी की तैयारी करने को कहते हैं। शाम को ही पंडित जी मंदिर में सारी तैयारी कर देते हैं और पूरे परिवार के साथ बलवंत को वहां बुलाते हैं। फिर बलवंत भी अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर जाते हैं। आज रेवती बहुत ही सुंदर लग रही थी क्योंकि रेवती को आज रीवा ने शाही कपड़े पहनने को जो दिए थे। रेवती को देखकर कल्याणी उसको देखती रह गई और साथ में पूरा परिवार रेवती की खूबसूरती की तारीफ किए बिना न रह सका। लेकिन अधिराज ने एक बार भी रेवती का चेहरा नहीं देखा। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन रेवती शादी के बाद भी रीवा के साथ उसके कमरे में रहती थी। रीवा और रेवती की उम्र एक ही थी, सो दोनों अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। अधिराज रेवती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे और ना ही पूरा परिवार। वो रेवती के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। बस कल्याणी और रीवा ही रेवती को प्रेम करती थी।
कल्याणी तो रेवती को अपनी बेटी मान चुकी थी। रेवती हवेली में नौकरों की तरह काम करती रहती थी। कल्याणी उसको मना भी करती थी। कल्याणी बोलती थी, बेटा आपको यह सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी बहू हैं और यहाँ पर बहुत सारे नौकर नौकरानियाँ हैं। पर रेवती बोलती, हाँ जी माँ जी, हमें पता है, पर हमें बुरा नहीं लगता काम करने में, हम पहले भी काम किया करते थे। कल्याणी रेवती के सर पे हाथ रखती है और वहाँ से चली जाती है। तभी सामने से अधिराज आते हुए दिखाई देते हैं। अधिराज बोलते हैं, शंभू पानी लाइए हमारे लिए। लेकिन शंभू वहाँ नहीं था, इसलिए रेवती ने पानी दे दिया। रेवती बोलती है, जी पानी। आवाज़ सुन अधिराज समझ जाते हैं कि वो रेवती है, शंभू नहीं है। अधिराज बोलते हैं, शंभू कहाँ गया? तो रेवती बोलती है, जी वो, और घबरा जाती है। अधिराज वहाँ से उसकी बात बिना सुने चले जाते हैं और रेवती का चेहरा नहीं देखते। एक दिन पंडित जी रेवती और अधिराज को मंदिर बुलवाते हैं। तभी रेवती और अधिराज मंदिर जाते हैं। तभी रेवती को पता चलता है क्यों रेवती की शादी अधिराज के साथ करवाई गई है और अधिराज के साथ रेवती का रहना कितना ज़रूरी है। मंदिर से आते वक्त अधिराज रेवती से कहते हैं, रेवती। तो रेवती बोलती है, जी बोलिए। अधिराज कहते हैं, हम पहले बाहर पढ़ने गए थे, तभी से हम एक लड़की से प्रेम करते हैं और हम उसी से शादी करना चाहते हैं। वो लड़की यहीं बगल के गांव के ठाकुर घराने से है। उनका नाम शिवन्या सिंह राजपूत है और आपसे शादी हमारे घर वालों ने अंधविश्वास के कारण करवा दी। रेवती बोलती है, जी। अधिराज बोलते हैं, हम उनसे शादी तो नहीं कर सकते, पर उन्हें धोखा देकर आपसे प्रेम भी नहीं कर पाएंगे। रेवती बोलती है, जी आप उनसे शादी कर लीजिए, लेकिन हम भी यहीं रहेंगे क्योंकि हम भी वापस नहीं जा सकते और यकीन मानिए आपकी शादी से हमें कोई आपत्ति नहीं होगी और हमारी वजह से आपको और आपकी पत्नी को कोई कष्ट भी नहीं होगा। अधिराज बोलते हैं, लेकिन रेवती बोलती है, बिल्कुल बेफिक्र होकर शादी कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी हमारी तरफ से। अधिराज बोलते हैं, आपको बदले में क्या चाहिए? रेवती बोलती है, कुछ नहीं, बस हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है क्योंकि हमने बस 7वीं तक पढ़ाई की है। वो भी ज़बरदस्ती चले जाते थे सरकारी विद्यालय में, लेकिन पिछले 1 साल से हम काम किया करते थे अपने पिता की मदद करने के लिए, वो भी हमारा बंद हो गया है। अधिराज बोलते हैं, ठीक है। घर आकर अधिराज शिवन्या के बारे में सबको बताते हैं। सुनकर कल्याणी नाराज हो जाती है, लेकिन पूरा परिवार अधिराज की इस बात से खुश हो जाता है। कल्याणी बोलती है, लेकिन रेवती का क्या? अधिराज बोलते हैं, वैसे तो आप लोगों ने उसके साथ भी गलत किया है, लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं है हमारी और शिवन्या की शादी से। उन्हें इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं विद्या, सुनैना और रीवा के साथ रेवती भी आगे की पढ़ाई पूरी करे। फिर कल्याणी रेवती के पास जाती है और कहती है, बेटा ये क्या किया आपने इजाज़त कैसे दे दी अधिराज को दूसरी शादी करने की? लेकिन इसमें भी आपकी गलती नहीं है, आपकी उम्र भी बहुत छोटी है, इसलिए आपने अपनी खुशी किसी और के हाथ में दे दी और वो भी इतनी आसानी से। यह कहकर कल्याणी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद ही अधिराज और शिवन्या की शादी हो जाती है। शिवन्या आती है और रेवती से मिलती है। रेवती की खूबसूरती देखकर शिवन्या को अच्छा नहीं लगता। शिवन्या भी एक ठाकुर परिवार की लड़की रहती है, इसलिए सारे घर वाले शिवन्या को बहुत प्रेम देते हैं। लेकिन कल्याणी को तो रेवती ही पसंद थी, क्योंकि रेवती बहुत साफ दिल की और साधारण सी लड़की थी। शिवन्या सारा दिन अधिराज के आसपास ही दिखाई देती। शिवन्या कुछ भी नहीं करती थी क्योंकि शिवन्या को कोई काम करना नहीं आता था और रेवती घर का सारा काम किया करती थी और अब तो साथ में पढ़ाई भी करती थी। रेवती शिवन्या से उम्र में भी बहुत छोटी थी और काम भी करती थी, इसलिए रेवती को घर में तारीफ़ें मिला करती थी। शिवन्या को ये सारी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अधिराज और रेवती और शिवन्या की शादी को 3 साल हो गए थे। अब रेवती 18 वर्ष की हो गई थी और पहले से ज़्यादा खूबसूरत भी हो गई थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में हो गए थे। कोई नहीं जानता था कि रेवती के माता पिता कौन हैं और वो कहाँ रहते हैं। और अब रेवती 10वीं कक्षा में आ गई थी और पहले स्थान पर पास हुई थी। कल्याणी और रीवा बहुत खुश थी। रीवा तो वैसे भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसी कारण उसका अंक रेवती से ज़्यादा आया था। लेकिन विद्या और सुनैना के अंक अच्छे नहीं आए थे। दोनों रीवा से
पर रेवती से बहुत जलन करती थी और दोनों रेवती से बात भी नहीं करती थी। यही सब देख एक दिन शिवन्या अधिराज से कहती है, सुनिए, क्यों ना हम रेवती को शहर भेज दें आगे की पढ़ाई के लिए, उन्हें कामयाबी मिलेगी और आप देख ही रहे हैं उनके कितने अच्छे अंक आए हैं। अधिराज बोलते हैं, लेकिन वो अकेली कैसे रहेगी। शिवन्या बोलती है, हम सारे इंतजाम करवा देंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और रीवा भी साथ में पढ़ना चाहती है तो उन्हें भी भेज देंगे। अधिराज बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हमें पूरे परिवार से बात करनी होगी। फिर अधिराज पूरी बात परिवार के सामने रखते हैं शिवन्या की कही हुई और रीवा रेवती को आगे पढ़ाने के लिए बोलते हैं। पूरा परिवार अधिराज की बात से सहमत हो जाता है। कल्याणी भी रेवती की पढ़ाई का सोचकर हाँ कह देती है। रीवा बहुत खुश थी क्योंकि वो यही चाहती थी, बाहर रहकर पढ़ना, लेकिन रेवती बहुत दुखी थी। उन्हें ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो सोचने लगी उन्हें ये बातों से खुशी क्यों नहीं मिल रही है जबकि वो खुद आगे पढ़ना चाहती है। फिर रेवती को समझ आया कि वह अधिराज को पसंद करने लगी है क्योंकि अधिराज का सारा काम पिछले 3 साल से रेवती ही किया करती थी। रेवती अधिराज को पसंद करने लगी है, यह सोचकर रेवती बहुत खुश हो जाती थी, लेकिन फिर अचानक से उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती थी क्योंकि यह सिर्फ रेवती का ही प्यार था। अधिराज तो उसकी तरफ देखता भी नहीं है और ये सोचना उसकी बेवकूफ़ी है क्योंकि वो शिवन्या से प्रेम करते हैं, इसलिए वो शहर जाकर आगे की पढ़ाई पूरी करेगी। 2 दिन बाद सुबह सुबह रीवा और रेवती शहर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर सबसे अलविदा कहकर दोनों बाहर आ जाती हैं। जहां अधिराज खड़े होते हैं वो दोनों को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहे होते हैं उनके साथ। रीवा गाड़ी में बैठ जाती है और रेवती बैठने लगती है। तभी रेवती का पैर फिसल जाता है और रेवती गिरने लगती है, लेकिन रेवती को गिरने से अधिराज बचा लेते हैं। उसी बीच अधिराज पहली बार रेवती का चेहरा देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं और दोनों एक दूसरे में थोड़ी देर के लिए खो जाते हैं। फिर पीछे खड़ी शिवन्या यह सब देखकर गुस्से में आती है और लेकिन फिर भी विनम्र स्वभाव से अधिराज को कहती है, जाइए वरना देर हो जाएगी। फिर दोनों का ध्यान टूटता है और एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर तीनों गाड़ी में बैठ स्टेशन पहुंच जाते हैं। स्टेशन पहुंचकर अधिराज सारा सामान ट्रेन में रखवा देते हैं और उनको अलविदा बोलकर वहां से चले आते हैं। तो दोस्तों, एक अनोखा विवाह का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें जिसका नाम है संस्कृति की पहचान। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों, अब हम लेते हैं आपसे विदा। राधे राधे।